नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज से लॉकडाउन 4 भी शुरू हो गया है। सरकार ने कुछ नई शर्तों के साथ नया लॉकडाउन शुरू किया है। खैर, आप अच्छे हों यही उम्मीद है। और आज का विषय है मेरा 20 लाख करोड़ रुपए, जो भी मोदी सरकार ने घोषणा की है उसको लेकर हम बात करेंगे। इससे पिछली वाली किस्त में था कि कोरोना जाते जाते कितनी नौकरी लेके जाएगा। सही कहूँ तो यह इसका दूसरा पार्ट है जिस पर हम बात करने वाले हैं। जब हमें आज़ादी मिली तब हिंदुस्तान की आबादी 31 करोड़ थी। आज़ादी के 73 वर्षों बाद भारत की आबादी 130 करोड़ हो गई है। मौजूदा दौर के एक बड़े सच की बात करें तो हमारे देश में 25 से 30 करोड़ लोग ही हैं जो सही मायने में तमाम सामाजिक आर्थिक सुरक्षा में जी रहे हैं। बाकी के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जिनके पास ना कोई सुरक्षा है और ना ही आर्थिक रूप से वह मजबूत हैं। इस देश में सबसे बड़ी तादाद में लोग कृषि से जुड़े हैं। उसके बाद सबसे बड़ी तादाद में MSME से जुड़े हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अभी हाल ही में सरकार ने सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों पर और कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत पहुंचाने की बात कही थी। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया तो ऐसे लगा जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन जब इन्हीं आंकड़ों के भीतर घुसते हैं तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आते हैं। जब आप गहराई में से सोचेंगे तो आपको ये सब मजाक लगेगा। सरकार ने कहा है कि MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपए बिना गारंटी का कर्ज दिया जाएगा। 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ पाने वाली लगभग 4,50,000 यूनिट्स हैं। यदि इन्हें 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा तो प्रति यूनिट के हिस्से में 6,66,000 रुपये आएंगे। इतने रुपए में हर यूनिट कैसे जागृत हो जाएगी, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। छोटा सा उदाहरण हम खुर्जा की पोल्ट्री का ले सकते हैं। खुर्जा में लगभग 200 पोल्ट्री इकाइयाँ हैं जो सही हालत में चल रही हैं। और खुर्जा पोल्ट्री मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो सचिव हैं, उनका नाम है निखिल पोद्दार। उनका कहना है कि पर डे के हिसाब से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1,25,000 लोग जुड़े हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अभी हाल ही में 13 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक पूजा वर्मा नाम की उद्यमी हैं, उनको एक चेक सौंपा था। उस चेक में आप देखेंगे गौर से, ये 13 मई का अखबार है, आप या 14 मई में ये खबर छपी है। तो पूजा वर्मा जी को जो एक चेक मिला है उसमें जो रकम थी वो 1.5 लाख रुपए थी। यानी कि किसी भी पोल्ट्री उद्योग में अगर कम से कम 10 परमानेंट कर्मचारी काम कर रहे होंगे और कम से कम किसी की सैलरी या औसतन अगर आप लगा के चलेंगे तो 10,000 रुपये सैलरी होती है, जो एक महीने में 1 लाख रुपये बैठती है। और लगभग 2 महीने से ज़्यादा का लॉकडाउन तो हो ही चुका है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 महीने में वो 2 लाख रुपये से ज़्यादा तो अपने बंदों को सैलरी ही दे चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में कितना मुश्किल है। योगी जी ने 56,754 उद्यमियों को 13 मई को 2,002 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा था। और तो इस हिसाब से इतने कम पैसे में, इतनी कम रकम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उद्योगों को कर्ज मिल रहा है। ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि ये आपको पैकेज मिल रहा है जो आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये आपको वापस करना पड़ेगा, सूद सहित वापस करना पड़ेगा। इसमें 8 से 9% तक का ब्याज ले जा रहा है। हालांकि एक चीज़ की छूट है इसके अंदर कि इसमें आपको 1 साल तक ब्याज नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद ये पूरा ब्याज आपको देना पड़ेगा। आइए बात करते हैं 21वीं सदी की। भारत में 21वीं सदी में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग ग्रामीण अंचल में जो उनकी महीने की कमाई हुआ करती थी 338 रुपये और शहरी क्षेत्र में 454 रुपये, यानी कि प्रतिदिन 12 और 15 रुपये को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता था। जो ये कमाई करते थे 12 और 15 रुपये, आज जब 2020 की बात करें तो 12 रुपये से बढ़कर ये आय 28 रुपये प्रतिदिन हो गई है। और शहरी क्षेत्र में 15 रुपये से बढ़कर यह आय 35 रुपये प्रतिदिन हो गई है। यदि गांव में 800 रुपये प्रति माह कमाते हैं तो वह BPL के अंतर्गत आएंगे। और शहरी क्षेत्र में 990 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं
तो वह बीपीएल परिवार के अंतर्गत आएंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन पिछले 20 सालों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इससे नीचे जाएंगे तो स्थिति आपको और भी ख़राब नज़र आएगी। भारत में गरीबी की तादाद या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की जो तादाद है वो 80 से 100 करोड़ लोग हैं। भारत सरकार आंकड़ा कहता है, ये भारत सरकार जो बीच बीच में अपने आंकड़े देती रहती है, उसका आंकड़ा कहता है कि हर चौथा व्यक्ति या हर पाँचवा व्यक्ति गरीब है। कई प्रदेश ऐसे भी हैं जहां हर दूसरा व्यक्ति गरीब है और हर तीसरा व्यक्ति गरीब है। ऐसे प्रांतों की संख्या को जोड़ें तो उनकी जनसंख्या 57 करोड़ है। 57 करोड़ के दायरे में आने वाले जो एक तो बिहार है, यूपी है यानी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा तो बोल ही दिया मैंने, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब प्रांत इसमें आते हैं। इन राज्यों में 30 से लेकर 55% तक बीपीएल धारक हैं। 2001 में यह जनसंख्या 50 करोड़ थी और 2018 में यह जनसंख्या हो गई 57 करोड़। उस 50 करोड़ में 2001 की बात करें उस 50 करोड़ में बीपीएल की जो तादाद थी वो 17 करोड़ थी और 57 करोड़ में बीपीएल के तादाद 23 करोड़, यानी कि आज की हम बात करें तो 23 करोड़ लोग हैं जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ सिर्फ बात उत्तर प्रदेश और बिहार की हो रही है और ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4-5 हम राज्यों के जो नाम लिए, 7 राज्यों के। बात यहाँ करेंगे बिहार और यूपी की जनसंख्या की। यूपी और बिहार की जो जनसंख्या है वो 34 करोड़ है, जिनमें से 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। सवाल कुछ अलग है, बात कुछ अलग है। बात करते हैं इन राज्यों में सांसदों और विधायकों की क्या हालत है। देश के भीतर हर 5वां व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, तो पार्लियामेंट और विधानसभा के भीतर की क्या स्थिति है, इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। 21वीं सदी में 2001 से लेकर 2020 तक इस देश के गरीब का पैसा कितना बढ़ा, इस देश के गरीबी रेखा से नीचे वाले का कितना पैसा बढ़ा, उद्योगपतियों का कितना पैसा बढ़ा, कॉरपोरेट का कितना पैसा बढ़ा, ब्यूरोक्रेट का कितना पैसा बढ़ा और पार्लियामेंट में जो पॉलिटिशियन होते हैं, विधानसभा में जो पॉलिटिशियन होते हैं, या देश के पॉलिटिशियन का कितना पैसा बढ़ा, यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आंकड़ों में क्यों है, इसके पीछे का सच क्या है। अभी हमने जिन राज्यों का नाम लिया, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तकरीबन इनमें जो सांसदों की तादाद है वो 209 है। लोकसभा के सांसद 209 हैं। यहाँ से जो राज्यसभा चुने जाते हैं उनकी संख्या 86 है और यहाँ से जो विधायक चुने जाते हैं उनकी तादाद 1320 है। यहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति गरीब है, कुछ जगहों पर हर तीसरा व्यक्ति गरीब है। बिहार में हर दूसरा व्यक्ति बीपीएल के नीचे आता है, यूपी में हर तीसरा व्यक्ति बीपीएल में आता है। ऐसी ही स्थिति छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश की स्थिति भी लगभग ऐसी ही देखी जा सकती है। जब हम 7 राज्यों की बात करते हैं जहां की जनसंख्या 57 करोड़ है, वहां 1320 विधायकों में से 1242 विधायक करोड़पति हैं। लोकसभा में चुने जाने वाले 209 सांसदों में से 197 सांसद करोड़पति हैं, यानी 209 सांसदों में से 197 सांसद करोड़पति हैं और 86 राज्यसभा सदस्यों में से 83 राज्यसभा सदस्य करोड़पति हैं। यानी कि एक तरफ इस देश को चलाने वाले तबके में 92% करोड़पति हैं, सांसद विधायक करोड़पति होते हैं, और दूसरी तरफ की स्थिति यह है कि 90% लोग गरीब होते हैं। मौजूदा वक्त के सांसदों को देखें तो बीजेपी के 301 सांसद हैं, जिनमें से 265 सांसद करोड़पति हैं। कांग्रेस के 51 सांसदों में से 43 सांसद करोड़पति हैं। जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसदों में से 15 सांसद करोड़पति हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी के 5 सांसद हैं, 5 के 5 करोड़पति हैं।
बहुजन समाजवादी पार्टी के 10 सांसद हैं, 10 के 10 करोड़पति हैं। बीजू जनता दल 12 में से 8 सांसद करोड़पति हैं। यहाँ कुछ स्थिति थोड़ी डाउन गई है जो आपको शायद हंसने के लिए मजबूर करेगी। अब 20 लाख करोड़ की मोदी जी ने घोषणा की तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बधाई देने वालों का तांता लग गया, एकदम बाढ़ सी आ गई। बताया गया कि भारत ने अपनी जीडीपी का 10% दे दिया है। यह बात अलग है कि दूसरे देशों में पैकेज का मतलब बिल्कुल अलग होता है। भारत की अमेरिका से बहुत तुलना की जाती है। वहाँ की बात करें तो वहाँ बेरोजगारी भत्ता जो दिया गया है 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, जबकि यहाँ कोई भत्ता बेरोजगारी का नहीं दिया गया है। हालांकि यह स्थिति भारत में नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ की 12 करोड़ बेरोजगार तो अप्रैल के महीने में ही हो गए हैं और यह आंकड़े लगातार बढ़ने की संभावना है और बढ़ेंगे। आप देख भी रहे होंगे अखबार और टीवी में ये सब चीज़ें आपको देखने को और सुनने को मिल भी रही होंगी। 20 लाख करोड़ में पुरानी मदद भी शामिल है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है उसमें जो पुरानी मदद अभी हाल फिलहाल में दी गई हैं उसको भी शामिल किया गया है। अब बात करते हैं, आरबीआई ने 8,40,000 करोड़ रुपए सिस्टम में डाल दिए थे, जो पहले डाल चुके हैं। इसमें से 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज इससे पहले ही दिया जा चुका है। करीब 9,74,000 करोड़ रुपए सिस्टम में आ चुके हैं। बचे 10,26,000 करोड़ रुपए। तो यह 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है बल्कि 10,26,000 करोड़ रुपए का पैकेज है। थोड़ी सी इसकी और भीतर जाते हैं तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि बीती 6 फरवरी को आरबीआई ने लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया तो सिस्टम में 2,80,000 करोड़ रुपए डाले। 27 मार्च को फिर लिक्विडिटी डाली जिसमें सिस्टम में 3,74,000 करोड़ रुपए डाले। इसके बाद जो रेपो ऑपरेशन था टारगेटेड लॉन्ग टर्म का 1 लाख करोड़ रुपया आरबीआई का गया उसमें। इसके बाद CRR जो कट होती है उसके ज़रिए 1,37,000 करोड़ रुपए उसमें भी डाल दिए गए। 17 अप्रैल को टारगेट लोन रेपो ऑपरेशन था, उसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए डाले। सिडबी और नाबार्ड को 50,000 करोड़ रुपए डाले गए। उसके बाद 27 अप्रैल को म्यूचुअल फंड में 50,000 करोड़ रुपए, यानी उसके बाद 27 अप्रैल को म्यूचुअल फंड में 50,000 करोड़ रुपए डाला गया। 1,70,000 करोड़ रुपए जो गरीब पैकेज था उसका भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं। इस हिसाब को अगर टोटल यहाँ जोड़ते हैं तो ये रुपया बैठता है 9,74,000 करोड़ रुपए। मुसीबत तो इस देश के 100 करोड़ लोगों की है। जेब में पैसा नहीं है, घर में अनाज नहीं है, बाज़ार में काम नहीं है, आखिर वे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, यही सोचकर उन्होंने अपने घर जाने का फैसला लिया है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। कभी पटरी पर सोते लोगों पर ट्रेन चढ़ जाती है तो कभी मुजफ्फरनगर मध्य प्रदेश के गुना, बिहार के मुजफ्फरपुर, इन जगहों पर 16 मज़दूरों की मौत हो जाती है तो कभी औरैया में 26 मज़दूर काल के गाल में समा जाते हैं। यह सब डरावना है और ज़्यादा भीतर घुसेंगे तो और भी आपको डरावना मिलेगा। तो ये आपके कुछ समझ में आया होगा। अभी पिछले 4 या 5 दिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणाएं की हैं वो 10 लाख करोड़ की हैं, यानी कि मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि जो घोषणाएं हुई थी 10,26,000 करोड़ की ये घोषणाएं की जा रही हैं। नमस्कार, धन्यवाद।